Hello everyone, this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस सेट है बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। अधिगमकर्ता के गुण एवं विशेषताओं से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी नेट परीक्षा के पेपर 1 से संबंधित है, जो कि आपके 20 से 30 सितंबर के बीच परीक्षाएं होनी हैं। तो इस लिहाज से ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बालक का सामाजिक विकास प्राथमिक रूप से निर्भर करता है। बालक का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय परिवेश पर और समाज पर, है ना। तो ये तो सामाजिक विकास सब पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक रूप से निर्भर करता है वो है बच्चे को आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं उस पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है बी। वंशानुक्रम का समानता का नियम प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है वंशानुक्रम का समानता का नियम क्या प्रतिपादित करता है? ए, जैसे माता पिता वैसे ही उनके बच्चे। बी, जैसे माता पिता ठीक उसके विपरीत उनके बच्चे। सी, जैसे माता पिता थोड़े थोड़े मिलते जुलते उनके बच्चे। डी, कह नहीं सकते हैं। वंशानुक्रम का समानता सिद्धांत सीधा सीधी कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, यानी कि हेरिडिटी जो है गुणों को ट्रांसफ़र करती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। क्वेश्चन नंबर 3, प्रायः जब बालक अपने माता पिता की विपरीत विशेषताओं के अनुरूप होते हैं तो उन पर वंशानुक्रम का सिद्धांत लागू होगा। ऑप्शन ए समानता का, बी विभिन्नता का, प्रत्यागमन का, जीवाणु निरंतरता का। तो जो है जब माता पिता से विपरीत विशेषताओं के अनुरूप बच्चा होगा तो उन पर कौन सा सिद्धांत लागू होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत, है ना। और एक समान होगा तो समानता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल माना जाता है। वंशानुक्रम माना जाता है। मूल प्रवृत्तियों का ट्रेट्स जो शील गुण आते हैं उनमें वंशानुक्रम पर आधारित होते हैं। बालक का शारीरिक संगठन प्रभावित होता है वंश से, माता पिता से, खान पान से, दादा दादी से, है ना। तो सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम से शारीरिक संगठन प्रभावित होता है। बच्चे की कद काठी रंग रूप जो है उन्हें वंशानुक्रम से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बालक में सर्वाधिक शारीरिक क्षमताएं होंगी? ए एथलेटिक में, बी एस्थेनिक में, सी विसेरोटोनिक में, डी सोमेटोटोनिक में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एथलीट में, है ना। सर्वाधिक शारीरिक क्षमताएं एथलीट में होती है, एथलेटिक में, क्योंकि वही बच्चा एथलेटिक्स में जा सकता है जिसका शारीरिक बनावट और ढांचा मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 7, किस मनोवैज्ञानिक ने गणनात्मक अध्ययन द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि माता पिता की लंबाई, रंग और स्वास्थ्य का प्रभाव बालकों पर पड़ता है? तो ये कहा है कार्ल पियर्सन ने। उन्होंने कहा है कि जो है बच्चे की लंबाई या रंग या स्वास्थ्य उनके माता पिता से बहुत हद तक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न मनुष्य प्रजातियों में पाया जाने वाला विभेद परिणाम है। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, पर्यावरण का, या दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो हम जानते हैं कि विभेद परिणाम जो है दोनों का, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है? संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ, जन्मजात प्रवृत्तियाँ और क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ। क्या कहा जाता है? इन्हें जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहा जाता है ना। मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं केवल बालकों में, केवल पशु पक्षियों में,
मानव एवं पशु पक्षियों में कह नहीं सकते। तो ये जो है मानव एवं पशु पक्षियों दोनों में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूल प्रवृत्तियों की एक विशेषता है। क्या है विशेषता? प्रयोजन मूलकता, बौद्धिकता युक्त, अनुभाविकता और यथार्थपरकता। तो मूल प्रवृत्तियों ट्रेट्स की जो है मूल सिलगुण जो होते हैं उसकी विशेषता है प्रयोजन मूलकता। पलायन मूल प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। भूख की स्थिति में, कष्ट की स्थिति में, भय का अनुभव करने पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पलायन हमेशा भय का अनुभव करने पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर व्याख्या की जा सकती है ना? बालकों की प्रकृति का, बालकों की बुद्धि का, बालकों के चरित्र का और बालकों के रुझानों का। हम मूल रूप से उनकी मूल प्रवृत्तियों से बालक की क्या रुचि है उसका पता लगा सकते हैं, यानी कि रुझान का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन द्वारा, कक्षा शिक्षण के द्वारा। तो किसके द्वारा दी जाती है? विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, अन्य व्यक्तियों के अनुभवों की अनुभूति करके व्यवहार करने की प्रक्रिया का नाम है। क्या है? जब हम अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से अनुभव करते हैं तो तब व्यवहार करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहानुभूति, है ना? बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। ए, रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से, सहयोगात्मक कार्यों से या आत्ममंथन से। तो सबसे ज़्यादा बालकों में अधिगम योग्यताओं का विकास होता है रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, क्रिएटिव जो भी एक्टिविटी वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है। सबसे ज़्यादा अधिगम उन्नयन होता है अनुकरण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, प्रेरणा द्वारा, मूल प्रवृत्ति द्वारा। तो सबसे ज़्यादा बालक जो है अनुकरण करके ही सीखते हैं। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने में, बालकों को बहलाने में, बालकों को सिखाने में, बालकों का ध्यान बांटने में। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकों को सिखाने में। जब बालक खेल खेल में अपने बड़ों का अनुकरण करता है तो इसे क्या कहेंगे? आप देखते हैं कि छोटा बच्चा जो है अपनी माँ की तरह लड़कियां बिहेव करती हैं, झूठ मूठ का खाना बनाने लगती है, बच्चे जो हैं कुछ मैकेनिक वाले काम करने लगते हैं, वो देख देख कर अनुकरण कर कर करते हैं। तो इस तरह को खेल को क्या कहते हैं? झूठ मूठ का खेल करते हैं। ठीक है। खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है। कौन सा विकास होगा बालकों में? पारस्परिक सम्मान देने की कला, सहयोग सामंजस्य की भावना का, सामाजिक सद्गुणों का या उपयुक्त सभी का। तो खेल द्वारा क्या होता है? इन सभी गुणों का विकास होता है ना? खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक है जो है खेल खेल में पढ़ाने या शिक्षण करने की कला किसने डेवलप की है? तो ये डेवलप किया है फ्रॉबेल ने, है ना? बालकों की सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का, शारीरिक संगठन का। तो सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेशन का इफेक्ट होता है बालकों में। क्वेश्चन नंबर 23, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ए, यथार्थवादी दृष्टिकोण, बी, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, सी, अधिगम की तीव्रता, डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा करेक्ट उपयुक्त सभी, है ना? किशोरवय बालकों की अधिकांश समस्याएं जन्म लेती हैं अहं के फलस्वरूप, क्रोध के फलस्वरूप, समूह प्रवृत्ति के फलस्वरूप, मनोदैहिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। तो सबसे ज़्यादा जो है उनकी समस्याएं जो है होती हैं उनके क्रोध के कारण। इस किशोरावस्था में बालकों को किसी भी छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है जिससे उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा के अंदर बालकों
के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव कहाँ दिखेगा? कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होगा उससे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रायः मानसिक थकान की स्थिति में एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है ना? जब किसी को मानसिक थकान होती है तो क्या अनुभव करता है वह? मानसिक दुर्बलता, अवधान निष्क्रियता, स्वभावगत बेचैनी या उपयुक्त सभी। तो इस स्थिति में वह उपयुक्त सभी का अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 27, अवधान को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं? विषय में परिवर्तन, रिलैक्सेशन, शांत वातावरण संयोजन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप विषय में भी परिवर्तन कर सकते हैं कि अगर उसे समस्या आ रही है उस विषय में, या फिर उस विषय से उसे रिलैक्सेशन दे दें, या फिर शांत वातावरण का संयोजन कर उसे पढ़ाने की चेष्टा करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। मूलतः शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से है, लेकिन मूलतः 0 to 6 ईयर्स। बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? वंशानुक्रम, विद्यालय, माता पिता और सहपाठी। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो क्या है? वंशानुक्रम, है ना, बाल विकास को। बालकों में स्वाधिकार की भावना का विकास होता है। सबसे पहले कब शुरू होता है स्वाधिकार का विकास? 6 से 12 वर्ष में। जब बच्चे जो है बाल्यावस्था में होते हैं तब उनमें स्वाधिकार की भावना जागृत होने लगती है। टीन एज का काल है। टीनेजर्स किन्हें कहा जाता है? टीनेजर्स जो है किशोरावस्था के बच्चों को कहा जाता है, जो कि 13 से 19 वर्ष के बीच में होते हैं। भारतीय परिवेश में, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय परिवेश में किशोरावस्था का समय माना गया है। तो भारत में किशोरावस्था का समय है 12 से 18 वर्ष, है ना। 32 का ऑप्शन नंबर ए, 12 से 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेग की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? किशोर वय में, शैशवावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। तो सबसे ज़्यादा आवेग कब होता है? किशोरावस्था में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बाल्यावस्था में प्रायः बालक संपर्क स्थापित करता है किससे? बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा रुझान किनके प्रति होता है? अपने लिंग के बच्चों के साथ। लड़का लड़का के साथ खेलना चाहेगा, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना चाहेंगी, तो वो समलैंगिक बालकों में होती है। निम्न में से कौन सा संघर्ष काल कहा जाता है? संघर्ष काल हमने पढ़ा भी है, किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। इस समय बच्चे अपने शारीरिक बदलाव से संघर्ष करते हैं, मानसिक बदलाव से संघर्ष करते हैं, अपने करियर के लिए संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 36, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है ज़ेटशिल्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इस परिभाषा को किसने दिया है? ये दिया है स्टेनली हॉल ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38, किशोर को निर्देशन के द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकती है? ऑप्शन ए, उचित निर्णय लेने की, बी, संवेग नियंत्रण की, सी, मनोदैहिक परिवर्तनों के प्रति सूझ की, डी, उपयुक्त सभी की। तो करेक्ट ऑप्शन इज उपयुक्त सभी की, सॉरी डी, उपयुक्त सभी की, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, किशोर को निर्देशन प्रदान करने का प्रयोजन क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है ना। उनको निर्देशन क्यों दिया जाता है? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, यौन विकास संबंधी, मानसिक अस्थिरता संबंधी, उपयुक्त सभी। क्रो एंड क्रो ने इन सभी निर्देशनों के बारे में कहा है
है ना। तो उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, अभिप्रेरणा मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? अभिप्रेरणा की व्युत्पत्ति मोटम से, MOTUM, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति या उपाय क्या है? लर्नर को कैसे आप प्रेरित कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट होगा उसकी प्रशंसा करके। उसकी आलोचना करेंगे तो उसे हीन भावना समझ में आएगी। जुर्माना और दंड तो कतई नहीं कर सकते हैं आप, तो प्रशंसा करके। क्वेश्चन नंबर 42, आंतरिक प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, उपयुक्त दोनों ही, दोनों में से कोई नहीं। तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है ना। एक अधिगमकर्ता को उचित प्रेरणा प्राप्त हो सकती महत्वाकांक्षा से, उत्तम विद्यालय परिवेश से, महापुरुषों की कहानियों से, मूल्य शिक्षा से। तो जो है सबसे ज़्यादा अभिप्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उत्तम विद्यालयी परिवेश से, है ना। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसने कहा ये? तो ये कहा है थॉमसन ने, है ना। प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोटिवेशन का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उसे किसने दिया? उसे दिया मैकडवेल ने। मानव व्यवहार विकास पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर, पर्यावरण पर, उपयुक्त दोनों पर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये जो है उपयुक्त दोनों पर निर्भर करता है। 47, बालक के शारीरिक लक्षण निम्न में से किन शारीरिक लक्षणों से सुनिश्चित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का माता के लक्षण पर, पिता के लक्षण पर, माता पिता दोनों के लक्षण पर, आनुवंशिक प्रबल लक्षण पर। तो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिक प्रबल लक्षण, डी। क्वेश्चन नंबर 48, यदि माता पिता का रंग काला है तो उनके होने वाले बच्चे की रंग की संभावना होगी काले रंग वाला, गोरे रंग वाला, दोनों में से कैसा भी हो सकता है? उपयुक्त सभी संभावनाएं एक समान है। तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोनों में से कैसा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो है आप देखते हैं कि माँ बाप दोनों सांवले रंग के हैं और बच्चा गोरा होता है, तो जो है कभी कभी ऐसा भी होता है ना। 49 क्वेश्चन नंबर, बालक के जननिक लक्षणों के विकास में निम्न में से किसका प्रभाव अधिक रहता है? उनकी जननिक लक्षण जो होते हैं वो बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं? आनुवंशिकता, पर्यावरण, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो है उनकी जो प्रजनन क्षमता है ये जो है किसी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप मुझे एक बालक दें, मैं उसे अपनी इच्छानुसार कैसा भी बना सकता है। यह कथन जोर देता है पर्यावरण की महत्ता पर, आनुवंशिकता की महत्ता पर, दोनों की महत्ता पर, दोनों में से किसी की महत्ता पर नहीं। तो यह जो है कोई कह रहा है कि आप मुझे कोई बच्चा दें और मैं उसे जैसा चाहूँगा वैसा बना दूंगा, यानी कि मैं उसे वैसा माहौल दूंगा। तो ये जोर दे रहा है पर्यावरण की महत्ता पर, यानी वातावरण पर, है ना। 51 क्वेश्चन नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर संकेत नहीं करते बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? डेविस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयीकरण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि, किंग, व्यक्तित्व, अधिगम। ये किंग नहीं है, ये है लिंग। तो जो है निश्चयीकरण इसका आनुवंशिकता के आधार पर लिंग का होता है ना। लिंग निर्धारण जो है आनुवंशिकता के आधार पर होता है। 53 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है ना। बुद्धि, स्वभाव, शारीरिक वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण या वातावरण से सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट होता है? ये तीनों ही चीज़
है ना, शारीरिक बुद्धि भी, शारीरिक वृद्धि भी और स्वभाव भी, कि आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, कैसा खान पान दे रहे हैं, कैसा उसके लिए परिवेश तैयार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में उसका असर होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस प्रसिद्ध परिवार का अध्ययन आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए किया गया था? कलिकॉक, ह्यूक्स, एडवर्ड्स और सभी। कलिकॉक परिवार का अध्ययन किया गया था आनुवंशिकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्न में से कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? आनुवंशिकता का प्रभाव सीमित है, सही है। बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव है, सही है। शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव है, सही है। उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 56, बालक का बौद्धिक विकास 80% आनुवंशिकता और 20% पर्यावरण का परिणाम है। यह निष्कर्ष किसने प्रस्तुत किया है? यह बात किसने कही है? यह कही है ह्यूक्स ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 57, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आनुवंशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमताएं देती, परंतु इसका विकास पर्यावरण से ही संभव है? तो ऐसा कहा है लैंडिस ने। क्वेश्चन नंबर 58, मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? परिवार को। पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन है। पारिवारिक समाजीकरण जो होता है उसका सबसे बेहतर साधन क्या है? परंपराएं हमारी। क्वेश्चन नंबर 60, बालक के भाषा विकास में आधारभूत योगदान देने वाली संस्था है। परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो सबसे ज़्यादा जो है साधन है इफेक्टिव, वो है परिवार, है ना। भाषा विकास में सबसे पहले बच्चा जो है माँ बाप और दादा दादी अपने परिवार में बातचीत करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 61, विद्यालय परिवेश में बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्येतर क्रियाकलाप, सामुदायिक भावना। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास की अगर बात होगी तो उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सामुदायिक भावना जो होगा विद्यालय के बीच, उसका असर होगा। एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? कोई बच्चा अलग थलग विद्यालय में रहता है, उसको देखकर क्या अनुमान लगा सकते हैं? वह हताशा एवं संघर्ष का शिकार है, उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया, वह दिवास्वप्नी है या वह बाल अपराधी है। तो आप उसको देखकर एक ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। कौन? माता पिता, शिक्षक, सहपाठी और सामान्य व्यक्ति। 63 का करेक्ट ऑप्शन माता पिता, ए। बालक के समाजीकरण के समानुपाती संबंध है, यानी कि पैरेलल में किसका संबंध है बालक के समाजीकरण में? सामाजिक विकास से, मानसिक विकास से, गामक विकास से, उपयुक्त सभी से। समाजीकरण का सीधा संबंध होगा सामाजिक विकास से। सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक प्रतिबद्धता, है ना। क्वेश्चन नंबर 66, स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को वर्गीकृत किया जाता है। आत्म केंद्रित खेलों में, वस्तु केंद्रित खेलों में, दोनों प्रकारों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा विभाजित किया जाता है दोनों प्रकारों में, आत्म केंद्रित खेलों में, सॉरी। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है। समाजीकरण कब से शुरू हो जाता है बच्चों में? शैशवावस्था से ही। बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है। सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण होता है 3 से 6 वर्ष तक। बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है। लैंगिक संबोध का विकास होता है बाल्यावस्था से, है ना।
सामाजिक क्वेश्चन नंबर 70 सामाजिकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण है? पर्यावरणवादी, पलायनवादी, मूल प्रवृत्त्यात्मक, आनुवांशिकता परक। तो सामाजिकरण के लिए सभी का क्या है सोच? पर्यावरणवादी सोच है सबकी। 71 सामाजिकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, समाज को, स्वयं को, परिवार को, विद्यालय को। तो सबसे ज़्यादा किसको किया जाता है? स्वयं को प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 बालक बालिकाओं के पृथक सामाजिकरण का क्या कारण है? उनका जो सामाजिकरण अलग अलग ढंग से किया जाता है, कारण है उनके शारीरिक संगठन में अंतर, उनकी पृथक पृथक भूमिका, प्रत्याशाएं, सांस्कृतिक प्रतिद्वंद्विता, सामाजिक दुराग्रह। नहीं, सबसे ज़रूरी जो है अलग अलग सामाजिकरण करने का कारण वह है उनकी पृथक पृथक भूमिका, प्रत्याशाएं, है ना, उनकी जो समाज में जो भूमिकाएं हैं उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 73 एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के लिए किस रूप में कार्य करता है? मित्र, मार्गदर्शक, सहयोगी और मॉडल। तो सबसे ज़्यादा वह एज अ मॉडल काम करता है छोटे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों एवं अन्य परिवारजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसके कृत्य के लिए विद्यालय असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे? नहीं। आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पकड़कर अपमानित और दंडित करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप उससे अकेले में बात करेंगे, इस समस्या का कारण ज्ञात करेंगे, हो सकता है आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? नहीं, नो कंपैरिजन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, उससे बात किया जाएगा इस समस्या से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 75 यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, वैसे सामान्य दिखता है, पर ऐसे बालक के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? आप बालक के पालन पोषण में लापरवाही की जाता है, उसका खामियाजा उठाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खामियाजा नहीं उठाना है माता पिता को। आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। आप अपने बालक को परामर्शक के पास भेज दें। आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करें जिसे धीरे उसे बालक छोड़ देगा? नहीं, दंडित भी नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानें और उसका निराकरण करें। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 प्रायः विद्यालय में ऐसे बालक प्रवेश ले लेते हैं जो अपने सहपाठियों की किताब, कॉपियाँ आदि सामान चोरी कर लेते हैं। ऐसे बालक को चोरी की आदतों को छुड़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ऐसा विद्यालय में होता है कि बच्चे एक दूसरे के सामान को अपने पास रख लेते हैं। तो आप पहली चोरी पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देंगे, दूसरी चोरी पकड़े जाने पर शारीरिक दंड देंगे, तृतीय चोरी पर उसे बहिष्कृत कर देंगे। जैसे ही आप चोरी पकड़ेंगे गहन पूछताछ करेंगे और उसके माता पिता को बताएंगे, साथ ही निगाह रखेंगे। तो सबसे उचित होगा उसकी चोरी पकड़ते ही उससे पूछताछ कर और उसे उसके माता पिता को बताएंगे और आगे से आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 बालकों के व्यवहार परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभावी पद्धति है, ये है पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, है ना। यदि एक बालक किसी भी खाने पीने या खेल की वस्तु को देखकर जिद कर बैठता है तथा माता पिता को सार्वजनिक स्थलों पर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? अक्सर ऐसा होता है बच्चे किसी खिलौने को लेकर या कोई खाने की वस्तु या वैसी कोई वस्तु को लेकर जिद करने लगते हैं। बहुत बार माता पिता जो है उसको दिलाने में सक्षम नहीं होते, तो उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं? बालक को क्रोधवश कठोर दंड देकर नहीं दे सकते आप दंड। बालक को उस समय संतुष्ट करके किंतु बाद में भलीभांति बताने की कोशिश करेंगे। बालक की प्रत्येक इच्छा पूरा करेंगे? नहीं, आप उसमें व्यवहार परिवर्तन करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, उस समय उसे संतुष्ट कर दें किंतु बाद में उसे कारण समझाएं और उसे अपनी समस्या से रूबरू कराएं। क्वेश्चन नंबर 79 आप एक ढीठ बालक के व्यवहार को संशोधित करने के लिए क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा, उसकी इच्छा पूर्ति, उसे कठोर शब्दों में समझाने का प्रयास,
सामान्य स्थिति में उसे प्यार से समझाएंगे ताकि वह आगे ऐसा प्रदर्शन व्यवहार का ना करे। बिल्कुल, आप उसे सामान्य स्थिति में प्यार से समझाएंगे जब वह नॉर्मल होगा, और उसे कहें कि इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस तरह से आप उसके लिए मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बालकों में स्वस्थ अध्ययन आदतों के विकास के लिए आप क्या करेंगे? आप बालकों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानियाँ सुनाएंगे। आप बालकों के साथ साथ स्वयं अध्ययन में व्यस्त रहेंगे। आप उन्हें संयमबद्ध ढंग से पढ़ने के लिए बचपन से ही प्रेरित करेंगे। आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप उनसे सिर खपाएं। तो आप जो सबसे उचित कर सकते हैं अध्ययन आदतों के लिए, आप उन्हें संयमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है। ऑप्शन ए, झूठे छात्रों के समूह दंड देने से। बी, सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से। सी, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। डी, सच्चे बालकों को पुरस्कृत करने से। तो सबसे ज़्यादा होगा जो भी आप करेंगे बालक उसका अनुकरण करेंगे, तो स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करें आप। आपके यहाँ 82, आपके यहाँ विद्यालय मध्याह्न भोजनावकाश की व्यवस्था की जाती है जिससे छात्र अपना भोजन ग्रहण कर सके और पुनः पढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। छात्र अपनी थकान दूर कर सके और शिक्षक भी रिलैक्स हो सके। छात्र अध्यापक विद्यालय के कैंटीन का सदुपयोग कर सके। छात्र अपने को हर बंधन से मुक्त अनुभव करें। तो जो है छात्र जो है अपने भोजन को ग्रहण करें और पुनः पढ़ाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें, यही उद्देश्य रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 83, अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है। अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट होती हैं। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। अभिप्रेरित व्यवहार में एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्दिष्ट होती हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो अभिप्रेरणा चक्र से कौन सा संबंधित नहीं है? आवश्यकता, भोजन, प्रणोद, प्रोत्साहन। तो इन चारों में से जो है भोजन संबंधित नहीं है। चालन यानी ड्राइव एवं आवश्यकता, नीड का पारस्परिक संबंध है क्या? तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक समान हैं। चालन की उत्पत्ति आवश्यकता से पहले होती है, ये दोनों समानांतर हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, नीड एंड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित अभिप्रेरणा चक्र के संघटकों का सही क्रम क्या है ना। सबसे पहले जो है नीड आती है, आवश्यकता आती है, भूख लगती है या जो भी होती है, तो सबसे पहले नीड, फिर ड्राइव और फिर मोटिव यानी कि प्रोत्साहन। नीड, ड्राइव, मोटिव, आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 87, जन्मजात अभिप्रेरकों का दूसरा नाम है। शारीरिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक। उपयुक्त ए और बी। शारीरिक एवं जैविक अभिप्रेरक दोनों है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 88, मैकडवेल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं जन्मजात, अर्जित, दोनों, कोई नहीं। तो जो है मूल प्रवृत्तियां जन्मजात भी हैं और अर्जित भी होती हैं। मैकडवेल ने मूल प्रवृत्तियों के 3 प्रधान तत्व बताए हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व उसमें सम्मिलित नहीं है? तो मैकडवेल के जो है 3 प्रवृत्तियों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सामान्य उत्तेजना पक्ष ये है, क्रिया पक्ष है, लक्ष्य निर्देशन पक्ष है, ये कौन सा नहीं है? प्रेरक शक्ति पक्ष नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, बालक में कुंठा जन्म लेती है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप। बी, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप। सी, व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। डी, उन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज
अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, है ना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि बालक में जन्म के समय कुछ विशेष संवेग उपस्थित रहते हैं? ये कहा वाटसन ने। क्वेश्चन नंबर 92, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? ए, परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, बी, पर्यावरण परिपक्वता, सी, परिपक्वता एवं अधिगम, डी, अधिगम एवं पर्यावरण। तो परिपक्वता एवं अधिगम को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 93, परिपक्वता एवं संवेग विकास में समानुपाती संबंध पाया जाता है, इस मत के प्रवर्तक कौन है? तो इस मत के प्रवर्तक हैं ब्रिजेस, है ना। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस ने किस आयु वर्ग के बालकों पर संवेग संबंधी अध्ययन किए थे? तो उन्होंने जन्म से 24 माह तक के बच्चों पर अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 95, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके संवेगों पर विकास निर्भर करता है, परिपक्वता के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर, अधिगम योग्यता पर और रुचि पर। तो संवेगों का विकास किस पर निर्भर करता है? अधिगम योग्यता पर। क्वेश्चन नंबर 96, स्थायी भाव सेंटिमेंट्स का प्रकार नहीं है ना। साधारण स्थायी भाव, जटिल स्थायी भाव, मूर्त अमूर्त स्थायी भाव, मूल्यपरक स्थायी भाव। तो ये तीनों तो हैं, जो नहीं है वो है मूलपरक स्थायी भाव, है ना। वैलेंटाइन के अनुसार स्थायी भाव हैं व्यक्ति की संवेगात्मक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का संगठित स्वरूप, मात्र भावनात्मक संगठन, अर्जित प्रवृत्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्यक्ति की संवेगात्मक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का संगठित रूप ही स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 98, शिशु के प्रति माता पिता का स्थायी भाव होगा प्रेम, आनंद, वात्सल्य या दया। तो शिशु के प्रति जो है स्थायी रूप से क्या होता है माता पिता में? प्रेम। क्वेश्चन नंबर 99, स्थायी भाव की एक विशेषता नहीं होती है, ये अर्जित होते हैं, मानसिक रचनाएं हैं, मूर्त होते हैं, स्वानुभूत होते हैं। ये स्वानुभूत नहीं होते हैं। निम्न में से एक खेल विधि नहीं है, विनेटका विधि, बेसिक शिक्षा, डाल्टन योजना, वाटसन योजना। तो खेल विधि कौन सी नहीं है? वाटसन योजना, है ना। तो ये थे 100 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट के, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।